नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे भी प्रश्नों का समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास जो होती है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं दोस्तों, तब तक आप विश्वास मानिए कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनकी तैयारी आप ठीक तरीके से नहीं कर सकते हैं, या अगर जो आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिलती है। और आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार अलग अलग बैचेज चल रही हैं और अलग अलग बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, क्योंकि नोट्स एक महत्वपूर्ण समस्या होती है इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ। या तो नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स को रिवाइज जरूर करते रहिए, कम से कम 40 से 50 मिनट या 1 घंटे नोट्स को पढ़ने की आदत डालिए। एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए वीडियो लेक्चर के माध्यम से, दूसरी तरफ नोट्स को कम से कम 1 घंटे रोज पढ़ा करिए। जैसे न्यूज़पेपर आदमी पढ़ता है, इतना आदत डालना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिया जा रहा है, ताकि आप क्या कर पाए, देख पाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। साथ ही साथ में जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ये कम से कम आपके पेपर में 20 से 30 क्वेश्चन का फर्क डाल देता है टेस्ट सीरीज। ठीक है, जो लोग टेस्ट नहीं दे करके जाते हैं और जो लोग टेस्ट दे के जाते हैं, उसके मध्य दोस्तों जरूर ये 20 से 30% का डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी तैयारी करके जाएं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर जो टेस्ट के माध्यम से आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे टेस्ट भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपका करंट भी कवर कराया जाएगा। मतलब सब कुछ कवर हो रहा है, कहीं भी आपको इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। आपको बिल्कुल इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी और लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिल रही है। इसमें एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हमारी जो बैचेज चल रही है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के साथ साथ बिहार पीजीटी की भी क्लासेस उपलब्ध है। तो एडमिशन लेने के लिए सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो सिंपली आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड आप करिए यहाँ से और डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के इस सेशन का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। ठीक है, कि मांग में परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अच्छी सी बात है और बहुत ही प्यारी सी बात है। मैं बहुत ही आसान वे में आपको बता रहा हूँ, फिर आप कभी भी पूरी जिंदगी में भूलिएगा नहीं कि मांग में परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, मांग में परिवर्तन क्या होता है आपको यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भूलना नहीं है। ये हो गया दोस्तों कीमत। ये क्या होता है, ये होता है कीमत। ठीक है, और नीचे क्या होती है, मात्रा। ठीक है, तो आप मांग के नियम के अंतर्गत पढ़े गए हैं ना कि क्या होता है कि मांगी गई मात्रा और कीमत में क्या देखने को मिलता है, विपरीत संबंध देखने को मिलता है।
मांगी गई मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध। अर्थात अगर जो क्या होता है कि वस्तुओं की कीमतों में अगर जो वृद्धि हो रही है, वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो इसकी मांग में क्या आती है, कमी आती है। यही तो होता है ना। अब देखिए, इसी को अगर जो हम मांग वक्र के द्वारा प्रदर्शित करें, तो मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस दिया है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस दिया है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया P3। और यहाँ पे क्वांटिटी दिया है, मात्रा दिया है, Q1 हो गया, Q2 हो गया, और ये Q3 हो गया। थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, यहाँ पे P3, यहाँ पे क्या हो रहा है, P3 पे क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, मांग P3 पे क्या है कि कीमत सबसे ज्यादा है। P3 पे देखिए, यहाँ पे कीमत सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए, मांग में देखिए, क्वांटिटी मात्रा में देखिए कि मात्रा कम है। लेकिन अब दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि कीमत जो है वो P2 हो जा रहा है। तो जब कीमत P2 हो जा रहा है, अर्थात कीमत में जब कमी आ रही है, P3 से P2 जब कीमत हो रहा है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने क्वांटिटी को बढ़ा ले रहे हैं, मात्रा को बढ़ा ले रहे हैं। पहली कंडीशन में केवल Q1 तक ही क्या कर रहे थे, आप मात्रा ले रहे थे। दूसरी कंडीशन में अब Q2 तक आप क्या करेंगे दोस्तों, Q2 की क्वांटिटी तक मात्रा आप लेंगे। फिर अगर जो कीमत और कम हो जाए, तो P2 से P1 अगर जो हो जाए, तो ये क्या होगा दोस्तों, क्वांटिटी आप और बढ़ा देंगे, Q3 पे आ जाएगा। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये मांग वक्र का स्थान परिवर्तन बता रहा है कि जब कीमतों में कमी या वृद्धि हो रही है, तो मांग में भी कमी या वृद्धि हो रही है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मांग में संकुचन या मांग में विस्तार बोलते हैं। ठीक है, इजी सी बात। आगे मूव करेंगे कि कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुए परिवर्तन की संवेदनशीलता को हम कैसे मापते हैं, बताइए भैया। बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न में कुछ लोग ए बोल रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे क्या, इस प्रश्न में ए बोल रहे थे क्या, कुछ लोग ना डी ही बोल रहे थे। हाँ, ठीक बोल रहे, अब ए बोल रहे हैं ना। तो अब जितने इस बार अब क्या बोल रहे हैं आप, बिल्कुल अब डी बोल रहे हैं ना। तो अब जितने जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मांग की लोच इज इक्वल टू क्या होता है भैया, मांग की लोच क्या होता है, यही तो होता है ना कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अपान मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, यही तो होता है ना। और क्या होता है, मांग की लोच कि अगर जो कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, तो उससे मांग में क्या परिवर्तन होगा, अर्थात कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अपान मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन ही तो मांग की लोच कहलाता है। और आसान भाषा में कहें तो कीमत और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। जब कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग में कमी आती है, यदि मांग में वृद्धि होती है, सॉरी, यदि कीमतों में वृद्धि होती है तो क्या होता है, मांग में कमी आती है। और अगर जो मांग में वृद्धि होती है तो कीमत में क्या होता है दोस्तों, मांग में वृद्धि होता है तो कीमत में भी वृद्धि होता है। ध्यान से समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए कि मांग की लोच मापा जाता है तो कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अपन मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है दोस्तों, मांग की लोच कहलाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, जितने लोग भी लाइव क्लास देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आप यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए, जरूर एडमिशन ले लीजिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, एग्जामिनेशन हाल में ना आपको जरूर 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यही 30 से 40 क्वेश्चन जो होंगे ना, वो कॉन्सेप्चुअल बेस होंगे। और अगर जो आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं ना, तो फिर क्या होगा कि बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी। थोड़ा आप एवरेज तो कर लेंगे पेपर में, लेकिन इतना नहीं कर पाएंगे कि सिलेक्शन मिल जाए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं, बी जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता हमें क्या बताती है भैया कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, तो उससे वाली जब मांग वक्र दाईं ओर गिरते हुए होता है, क्यों होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के द्वारा। और सीमांत उपयोगिता
हर आसमान नियम हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि क्या होता है कि जब आपको प्यास लगी होती है तो पहली गिलास पानी का इंपॉर्टेंट होता है, 6-7 नंबर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अगला, एक अपवाद वाली मांग वक्र वह है जिसकी ढाल, हाँ ग्राफ जो है वो गिफिन वाली वस्तु वाला बन गया। ठीक है, ये वाला बन गया था। ठीक है, ठीक, हाँ ये गिफिन वस्तु वाला बन गया। कोई कंफ्यूज नहीं हुआ है क्या? कोई कंफ्यूज नहीं हुआ है क्या? हुँ? कुछ लोग हुए होंगे। चलिए अब बताइए कि एक अपवाद वाली मांग वक्र वह होती है जिसकी ढाल, क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो जो अपवाद स्वरूप वाली वस्तु होती है ये दाईं ओर ऊपर उठते हुई होती है। ठीक है, ये जो होता है ये ऊपर उठते हुआ होता है। ठीक है, और वहां पे क्या था, वो नीचे गिरता हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, एक अपवाद वाली मांग वक्र वो है जिसकी ढाल क्या होती है भैया? ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं कि दाईं ओर उठती हुई होती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अपवाद मांग वाली वक्र की मतलब क्या हो गया, ये गिफिन वस्तु की बात हो रही है। और गिफिन वस्तुओं में क्या होता है कि जब वस्तुओं की कीमत में कमी आती है तो लोग अपने क्या करते हैं, मांग में भी कमी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, दाईं ओर गिरती हुई होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्यतः मांग फलन का ढाल होता है। ये जितने भी आप ये प्रश्न देख रहे हैं ना, छोटे छोटे प्रश्न, ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के प्रश्न को देखिएगा सर। ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं और बहुत परेशान करते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस बात को बताइए। बिल्कुल, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बी, ए बी, देखिए विविधता आ रही है। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। जो बी बता रहे हैं वो क्यों बी बता रहे हैं भाई? ऋणात्मक क्यों होता है सामान्य मांग फलन? ऋणात्मक क्यों होता है बताएंगे कमेंट करके, बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर जी सामान्य मांग फलन इसलिए ऋणात्मक होता है क्योंकि कीमत और मांगी गई मात्रा में क्या पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात अगर जो कीमतों में वृद्धि होगी तो मांगी गई मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या देखने को मिलता है, ऋणात्मक संबंध देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इजी सी बात है कि नहीं? सामान्य मांग फलन का ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि कीमत अर्थात जो मूल्य होता है और जो मांगी गई मात्रा होती है उसमें विपरीत संबंध होता है। अगर जो कीमतों में वृद्धि होगी तो मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। छोटी सी बात है, तो ये ऋणात्मक ढाल का होता है। अगला, मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मांग को हम कैसे परिभाषित करते हैं भाई? मांग क्या होता है, मांग क्या होगा? ठीक है, मांग तो आपकी किसकी है कि आप एरोप्लेन खरीद लें। ठीक है, मांग है ना, आप कहेंगे ना कि अरे एरोप्लेन होता हमारे पास तो बहुत अच्छा हो। लेकिन ये क्या केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी इच्छा है? इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी इच्छा है? बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, गलत करते हैं। बहुत सारे लोग गलत करते हैं और ऑप्शन नंबर बी टिक करते हैं। बी कभी नहीं इसका उत्तर होगा। आपके पास क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा तो एरोप्लेन खरीदने की है लेकिन भैया पैसा ही नहीं है, तो कैसे मांग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, उसको खरीदने की तत्परता भी होनी चाहिए और आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए, अर्थात आपके पास क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी कर देंगे कि पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा भी हो और उसे खरीदने की तत्परता भी हो। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा।
ये जो क्रय शक्ति है ना, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कितना याद कर लो कि क्रय करने की तत्परता, नहीं भैया, केवल क्रय करने की तत्परता से आप किसी भी वस्तु का मांग नहीं कर सकते। आपके पास पैसा भी होना चाहिए, क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। क्या उत्तर होगा भाई? मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन सही नहीं है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। और 2 दिन क्लास नहीं चली, सच्ची सच्ची बताइए किससे किसने रिवीजन किया? अगर जो 1-2 दिन क्लास नहीं होती है, थोड़ा रिवीजन कर लिया करिए, है ना। तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी उतनी बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जितना रिवीजन हो सके ज्यादा से ज्यादा, मैं बार बार बोलता हूँ कि एप्लीकेशन पे भी जो लोग एडमिशन लिए हैं या यूट्यूब पे भी आप क्लास देखते हैं, दोनों जगह यूट्यूब वाली क्लास को भी और एप्लीकेशन वाली क्लास को भी बार बार रिवीजन करिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अपने आप को आप बेहतर फील करेंगे और उतना बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्या उत्तर हो रहा है भैया? डी बोल रहे हैं सभी लोग, अच्छा। तो मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सही बात यह नहीं है कि मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि अपवादी मांग वक्र में क्या होता है कि अपवादी मांग वक्र के अंतर्गत जब वस्तु की कीमतों में कमी आती है तो लोग मांग भी उसका कम कर लेते हैं, अर्थात क्रय अधिक मात्रा में वो क्रय नहीं करते, कम मात्रा में क्रय करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। कुछ बता रहे हैं कि सर हमने क्लास नहीं किया, ठीक है भाई, बहुत बहादुरी की बात है ना। बहुत अच्छी बात है कि आपने क्लास नहीं किया, आपके लिए क्या होना चाहिए? तालियां बजनी चाहिए। अब इसमें इतनी बहादुरी क्या है कि सर हमने क्लास नहीं किया? आपको कहना चाहिए सर गलती हो गया, नहीं कर पाए, फिर आगे देख लेंगे, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल ऊपरी व्यय स्थिर रहता है। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत मजेदार सा प्रश्न है। अगर जो इस प्रश्न की गहराई को समझेंगे ना तो आप बहुत मजा आने वाला है आपको। चलिए बताइए सर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी लोग पहले उत्तर कर लीजिए भैया, इसका उत्तर कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर बिल्कुल उत्तर आपका ठीक आ रहा है। कि देखिए देखिए कि जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल ऊपरी व्यय स्थिर रह रहा है, अर्थात अगर जो ऊपरी व्यय स्थिर नहीं है, सॉरी ऊपरी व्यय स्थिर है अर्थात ऊपरी व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये क्या होता है? देखिए बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ये एक एक लोचशील मांग का मामला है भैया। ये किसका मामला है? एक एक लोचशील मांग का मामला है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, जरूरी है। अब इसके पीछे लंबी चौड़ी दोस्तों थियरी है। देखिए अगर जो आराम से आप इसको ध्यान में रखना चाहें तो जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल ऊपरी व्यय जो होता है उसमें कोई परिवर्तन न हो, अर्थात कोई चेंजिंग ना हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक ही लोचशील मांग बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम है? जो पुराने वाले स्टूडेंट है, अगर जो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नए हैं वो लोग बताइए भाई किसकी लोच सबसे कम है? ठीक है, लोच सबसे कम है, ठीक है। तो बार बार आता है ना भैया कि सर जी एक लोचदार शब्द बहुत परेशान करता है और एक परेशान करता है बेलोचदार, ठीक है, बेलोचदार। तो इसका मतलब अमूमन दोस्तों आसान भाषा में मैं बताऊं, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में, तो परिवर्तन का है। लोचदार का मतलब क्या हो रहा है कि परिवर्तन होगा। आपकी मांग लोचदार कब हो सकती है? जब आप किसी एक वस्तु को छोड़ के दूसरी वस्तु की तरफ जा पाए, अर्थात अपने मांग को परिवर्तित कर पाए। जब आप अपने मांग को परिवर्तित कर पाएंगे तो इसे क्या कहा जाएगा कि मांग लोचदार है। जैसे चाय हो गया और कॉफी हो गया,
ठीक है, चाय की कीमतों में अगर जो वृद्धि हो गई तो आप चाय पीना छोड़ करके कॉफी पीने लगेंगे। तो अब अपने मांग को आप चाय से कहाँ पे ला दे रहे हैं, कॉफी पे ला रहे हैं। तो अब आपकी मांग जो है वो चाय नहीं रही, अब कॉफी रही। तो ये क्या हो गया, मांग आपका लोचदार है। लेकिन बेलोचदार का मतलब क्या होता है भैया, बेलोचदार का मतलब कि आप अपने मांग में परिवर्तन कर ही ना पाए। ठीक है, जैसे कि नमक हो गया, सब्जी में नमक नहीं पड़ेगा तो क्या सब्जी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना। तो इजी सी बात है, नमक बेलोचदार हो गया है, मतलब कंपलसरी है। 1000 रुपया किलो हो जाएगा तो भी आप खरीदेंगे इसको। ठीक है, माचिस हो गया, कंपलसरी है, खरीदना ही पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम है, तो आप कहेंगे सर जी नमक की। ठीक है, क्योंकि नमक की कीमतों में कितनी भी परिवर्तन कर दी जाए, मांग में कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि उत्पन्न करती है। अब जिसको मांग का नियम अच्छे से पता होगा, जो मांग वक्र को अच्छे से पढ़ा होगा, उसके लिए तो आज के शुरू के 10-15 क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत बच्चों वाले होंगे, है ना। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, बार बार बोलता हूं, 4 टर्म याद रखना है। मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग में विस्तार, मांग में संकुचन। इसको बताने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि तो मुझे पता है कि लास्ट में जाकर के 90% लोग कंफ्यूज होते हैं कि मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग में विस्तार, मांग में संकुचन में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, मांग में संकुचन, अर्थात अन्य बातें समान रहे, कीमत में वृद्धि उत्पन्न करती है। अर्थात जो आपकी आय है, आय आय जो है वो आपकी समान है, जितना 2021 में थी उतना ही 2022 में भी है। ठीक है, लेकिन अब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई है, अब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई है। तो 100 रुपए आपका 2021 में भी आया था और 100 रुपए आपका 2022 में भी आया था, आय है। कीमत 2021 में मान लीजिए कि उस वस्तु की 100 रुपए थी या 50 रुपए मान लीजिए, ज्यादा अच्छे समझ, तो आप 2 केजी खरीद पा रहे थे उस वस्तु को। अब क्या हो गई कि कीमत में वृद्धि हो गई, अर्थात कीमत 2022 में 100 रुपए हो गई, तो अब 1 ही केजी खरीद पाएंगे। तो इसे मांग में संकुचन कहा जाएगा। अर्थात जब आपकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन कीमतों में वृद्धि हो रहा है, यानी पैसा कम है, कीमत बढ़ गया वस्तु की, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप कि कम वस्तुओं को खरीदेंगे। तो इसे मांग में संकुचन कहा जाता है। और मांग में विस्तार कब होगा, जब आपकी आय स्थिर रहेगी और कीमत में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, कीमत कम हो जाएगा, तो ये मांग में विस्तार हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर मांग में वृद्धि, तो मांग में वृद्धि में क्या होगा कि मांग में वृद्धि में अब ये जो कीमत होगा ये स्थिर रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा कि आय में आपकी वृद्धि हो जाएगी, और आपके मांग में कमी कब हो जाएगी कि कीमत स्थिर रहेगा और आपकी आय में कमी आ जाएगी। तो ये 4 टर्म है दोस्तों, याद रखिएगा, बार बार मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समय लेकर के इसीलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। अगला प्रश्न आपके, लेकिन आपको क्या, बहुत सारे लोग को क्या मतलब, सर जी बता रहे हैं, ठीक है हम बात कर लेंगे, हम चैट कर लेंगे, है ना, चैट कर लेंगे, सर जी तो बता ही रहे, इस बार नहीं अगली बार बताएंगे, उनका तो काम है 7 बजे से आग बताते हैं, है ना। अरे भाई मैं कुछ बता रहा हूं तो आप उससे रिलेटेड चीजों को कमेंट करके लिख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, एक रेखीय मांग वक्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बिल्कुल ठीक है, कौन सा सही है सर, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एक रेखीय मांग वक्र के लिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, और कोई डी के अलावा, डी के अलावा कोई नहीं है, सभी लोग डी बोल रहे हैं कि मांग वक्र नीचे की ओर जाने पर लोच जो है वो कम होता है। थोड़ा और आराम से करिए, गलतियां हो रही हैं, थोड़ा और आराम से करिए, गलतियां हो रही हैं, गलती हो रही है, थोड़ा सा और आराम से करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग गलत कर, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, थोड़ा और आराम से करिए। डी बी डी बी डी बी, बहुत सारी गलती हो रही है।
चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए एक सेकेंड। हाँ, एक रेखीय मांग वक्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक रेखीय मांग वक्र की बात कर रहा है, ध्यान से समझिए, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। डी बी अगेन अगेन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सर, सबका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि मांग वक्र पर नीचे की ओर जाने पे लोच में क्या आती है? कमी आती है, अर्थात लोच जो होता है वो घटता है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आपने पढ़ा होगा भैया, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूं, अगर जो कभी भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि एक रेखीय मांग वक्र के लिए कौन सी बातें ठीक है? तो बात ये ठीक है कि मांग वक्र जब नीचे जाता है तो उसके लोच में क्या आती है? कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बालाजी बता रही है ऊपर वाला वक्र अपान नीचे वाला वक्र, बिल्कुल ठीक है। तो टी बिंदु पर क्या होता है? वक्र कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर जी ऊपर वाला भाग अपान नीचे वाला भाग। जो ऊपर वाला भाग होता है उससे क्या होता है? नीचे वाला भाग। अगर जो आपको ये भी पता होगा तो भी आप उत्तर ठीक कर सकते थे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, मांग की कीमत लोचकता का मापक नीचे से कौन सा है? देखिए, मुझे पता है कि आप इसको कई बार हो सकता है पढ़े होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन में, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपका कंसंट्रेशन इस क्लास पे होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कंसंट्रेशन होना चाहिए, इस बात को समझिए। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। मांग की कीमत लोचकता का माप किस फार्मूले से हम लोग करते हैं? बताइए भाई। ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई ए बी के अलावा? बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है? मांग लोच क्या होता है? कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अपान मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। और फॉर्मूले से कैसे लिखते हैं? सभी लोग ठीक तो बता रहे हैं भैया कि डेल्टा क्यू एक्स अपान डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा पी सॉरी इंटू पी एक्स अपान क्यू एक्स। ये वाला जो टर्म है ना दोस्तों, ये वाला जो टर्म है डेल्टा क्यू एक्स अपान डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स क्यू एक्स। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चारों ऑप्शन आपको एक जैसे दिखेंगे, एग्जामिनेशन में गलतियां होती है। आगे मूव करेंगे। उत्पादन में आरंभिक अवस्था में वृद्धिमान प्रतिफल नियम क्यों कार्यशील होता है? खूबसूरत सा प्रश्न, बहुत मजेदार सा प्रश्न, बहुत मजेदार सा प्रश्न है। जो गहराई को समझता होगा, इकोनॉमिक्स की गहराई को, वो बहुत अच्छे से प्रश्न का उत्तर देगा। ठीक है, और समझ के उत्तर दीजिएगा, लॉजिक लगा करके इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, कि उत्पादन में आरंभिक अवस्था में वृद्धिमान प्रतिफल का नियम क्यों कार्यशील होता है? चलिए भाई बताइए, क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है भाई? ऑप्शन नंबर डी। क्यों डी हो रहा है? डी क्यों हो रहा है बताइए? सभी लोग डी बोल रहे हैं, तो डी में ऐसा क्या है? डी में इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बताएगा क्या? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि देखिए सर जी, स्थिर साधन की अविभाज्यता होती है। बात तो भैया बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये स्थिर साधन होते क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक फर्म आप लगाते हैं, ठीक है, कोई एक फर्म आप लगाते हैं, अर्थात कोई एक कंपनी आप बैठाते हैं। तो जब फर्म लगाते हैं तो प्रारंभिक दौर में क्या होता है? स्थिर लागतें होती हैं। स्थिर लागत क्या क्या होती है? आप कहेंगे देखिए सर जी, श्रम होता है, ठीक है, भूमि होता है, श्रम होता है, भूमि होता है, और क्या होता है? तकनीकी होता है। तो अब देखिए, जो प्रथम अवस्था होती है इसमें फर्म जो होता है वो उतना अनुभवी नहीं होता है, लेकिन वो अपनी बेसिक चीजों को जुटा चुका होता है। उसे भूमि पे, तकनीकी पे और श्रम पे दोबारा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे वो अनुभवी कम होता है, इसलिए ज्यादा भूमि ले लेता है, लेकिन उस भूमि का
ठीक तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाता है, टेक्नोलॉजी का ठीक तरीके से वो सदुपयोग नहीं कर पाता है, श्रम का वो ठीक तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे कारकों को ये बढ़ाता चला जाता है। आवाज हमारी आ रही है ना? जब इसे धीरे धीरे फर्म को अनुभव मिलने लगता है तो इसके पास श्रम भी ज्यादा है, भूमि भी ज्यादा है, तकनीकी भी ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में इसकी औसत लागत में क्या आती है? कमी आती है। तो जब उत्पादन का स्तर बढ़ाया जाए तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत लागत में कमी आती है। तो यही जो प्रथम अवस्था होती है, यह वृद्धिमान प्रतिफल का नियम होता है दोस्तों। यहाँ पे श्रम का विशिष्टीकरण भी बढ़ता है और स्थिर साधनों की उपलब्धता भी होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब सी क्यों नहीं होगा? सी इसलिए नहीं होगा कि ये स्थिर लागत के, स्थिर साधन के अंतर्गत नहीं आएगा, ये परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत आएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता कैसी होती है? बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता कैसी होती है सर? बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं, शून्य बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो अब इसके लिए भी दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न कॉन्सेप्ट से देखने को मिलते हैं। तो ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो क्या होती है? जीरो होती है, शून्य होती है। आगे मूव करेंगे कि उत्पादन रूपांतरण वक्र का मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने का कारण क्या है? ठीक है, ये मूल बिंदु के प्रति कैसा होता है भैया? नतोदर ही तो होता है ना। नतोदर ही बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सही नहीं बन पाएगा लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए क्या उत्तर होगा? कुछ ऐसा ही होता है। क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हो भाई? चलिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहे, और कोई ए के अलावा? ए के अलावा? बिल्कुल। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। कि देखिए सर, सीमांत उत्पादन रूपांतरण दर क्रमशः बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर आया जाता है, ठीक है। तो सीमांत उत्पादन रूपांतरण वक्र का मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने का कारण ये होता है कि सीमांत उत्पादन रूपांतरण दर क्रमशः बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर जाया जाता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, उत्पादन का साधन जिसकी पूर्णता बेलोचदार है होती है कॉमन सेंस। इसमें आपको क्या लगाना है? कॉमन सेंस लगाना है। इस प्रश्न में क्या लगाना है? कॉमन सेंस का यूज करना है कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है ना? आपका दिमाग कितना काम कर रहा है ये मायने रखता है। सॉरी, और कैसे दिमाग काम करना चाहिए? कि जिसकी पूर्ति पूर्तिया बेलोचदार है। और पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार किसने कहाँ पे बताया गया था? या उससे पहले आपको याद आना चाहिए कि पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार कहाँ पे होती है? आप कहेंगे सर जी अल्पकाल में, अल्पकाल में जो उत्पादन के साधन होते हैं या जो पूर्ति होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और जब आपको यहाँ पे अल्पकाल दिखाई दे दिया तब आपको फिर आभास लगान की याद आ जानी चाहिए, इसकी जो मार्शल साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, आभास लगान प्राप्त करता है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उत्पादन का साधन जिसकी पूर्ति पूर्तिया बेलोचदार है, और पूर्ति पूर्तिया पूर्ति में परिवर्तन कब नहीं किया जाता है? अल्पकाल में ही तो नहीं किया जा सकता है, दीर्घकाल में तो साधन परिवर्तनशील होते हैं। फर्म के पास इतना टाइम होता है कि फर्म धीरे धीरे करके अपने साधनों को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अल्पकाल में फर्म के पास इतना टाइम नहीं होता है
कि वो अपने साधनों को परिवर्तित कर पाए, अर्थात इनकी ये पूर्ति अल्पकाल में क्या होगी, पूर्णतः बेलोचदार होगी। और अल्पकाल की बात कौन करते हैं, मार्शल साहब करते हैं। कहाँ पे करते हैं, आभास लगान के से करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री कौन है भाई? चलिए, फरीन फातिमा जी, राजेश जी, सुनीता तिवारी जी, सुमन शर्मा जी, मीनू यादव जी, IM जी, बबीता जी, फरीन जी, बिल्कुल ठीक है, तस्नीम खान जी। बिल्कुल बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, क्या उत्तर होगा? आज इतने सारे लोग व्रत होंगे, फिर भी संख्या काफी ठीक ठाक है भाई, है ना। इतने सारे लोग आज व्रत होंगे फिर भी क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी बहुत सिंसियर है ना। चलिए, तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की अगर जो बात करें तो मार्शल साहब, क्लार्क साहब, हिक्स साहब, विक्सटीड साहब, वालरस साहब, ठीक है, ये सभी लोग आपको याद आने चाहिए। तो जितने लोग भी मार्शल, क्लार्क, हिक्स और उपरोक्त सभी की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित को निकालने के लिए नैतिक अथवा मूल्यगत निर्णय आवश्यक है। बताइए भाई, निम्नलिखित को निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए नैतिक अथवा मूल्यगत निर्णय लेने आवश्यक होते हैं? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई? डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कि निम्नलिखित को निकालने के लिए नैतिक अथवा मूल्यगत निर्णय लेने आवश्यक होते हैं जब हम सामाजिक कल्याण फलन निकालते हैं। ठीक है, देखिए, सामाजिक कल्याण फलन के अंतर्गत क्या होता है कि मानव के कल्याण के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जब मानव के कल्याण के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वहां पे नैतिकता और मूल्यगत निर्णय हमें लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो जितने लोग भी डी बोलने वाले हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है भाई? ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, सबको पता होगा, पता है कि नहीं पता है? और क्या बोलते हैं ब्रेक इवन बिंदु को हिंदी में, क्या बोलते हैं? याद आ रहा है, ब्रेक इवन बिंदु को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्योंकि कई बार चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, ब्रेक इवन बिंदु को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए, सभी लोग बता रहे हैं कि सर जी, वह स्थिति जब फर्म को ना ही लाभ हो रही है और ना ही हानि हो रहा है। ठीक है, तो बताइए ना, इसे और क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या बोलते हैं सर? तालाबंदी बिंदु, शून्य लाभ स्थिति। अरे भाई वो ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? वो तो एक उपवाक्य हो गया, ये शुद्ध रूपांतरण नहीं है, उपवाक्य हो गया। देखिए, ब्रेक इवन बिंदु, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है, सम स्थित बिंदु। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में कभी कभी ये दे देता है। ठीक है, सम स्थित बिंदु, समस्थित बिंदु। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है? डी सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, कि देखिए, ब्रेक इवन बिंदु या सम स्थित बिंदु जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि फर्म ऐसी कंडीशन में है जहां पे अपने केवल क्या कर रही है, लागत को ही प्राप्त कर रही है, अर्थात उसकी परिवर्तनशील लागत जो है वो बराबर है उसके प्राइस के। अर्थात यहाँ पे फर्म को ना ही लाभ हो रहा है
ना ही फर्म को हानि हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फर्म क्या करेगा कि इस उम्मीद में उत्पादन करता रहेगा कि हो सकता है कि भविष्य में चल के हमको लाभ हो। ठीक है, और अगर जो इससे कम प्राइस अगर जो इस बिंदु से भी कम कीमत उसके प्रोडक्ट की होती है तो फिर वो टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, तकनीकी विकास में निहित होता है। जब तकनीकी विकास होता है तो क्या होता है भाई? तकनीकी विकास होता है तो फिर क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तकनीकी विकास होता है तो फिर क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समस्थित बिंदु बोले हैं, हम स्थित बिंदु नहीं बोले हैं, समस्थित बिंदु बोले हैं, हम स्थित बिंदु नहीं बोले। हाँ, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। डी बोल रहे हैं सभी लोग, अच्छी बात है भाई कि तकनीकी, अगर जो किसी राष्ट्र के में तकनीकी का विकास होगा तो इसका मतलब यह है कि निवेश की दी हुई मात्रा में अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है। ठीक है, मतलब भैया अब हम कम पैसा निवेश करके ज्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं। ठीक है, कम पैसा निवेश करके ज्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि खेतों की जुताई करनी है तो पहले लोग क्या करते थे? बैल का प्रयोग करते थे, हल का प्रयोग करते थे। अब क्या है? ट्रैक्टर ले जाइए, तुरंत खेत की जुताई हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में जब विकास हुआ तो निवेश की दी हुई मात्रा से अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ, देयर इज नो डाउट। राष्ट्र के उत्पादन साधनों की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई, बिल्कुल ठीक है, और कम निवेश द्वारा दी गई उत्पादन मात्रा की प्राप्ति भी हुई। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, उत्पादन फलन का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि वहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट को आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को पढ़ने की आदत डालिए, कम से कम 1 घंटे नोट्स रोज पढ़िए। ये दुर्भाग्य है हमारे मतलब शिक्षा प्रणाली का कि छात्र जो है ना वो 1 घंटे न्यूज़पेपर तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो 1 घंटे नोट्स नहीं पढ़ पाते। इधर उधर की बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जिसमें जिसमें क्या आएगा? न्यूज़पेपर में क्या न्यूज होता है कि पड़ोसी ने धारदार चाकू से क्या किया? हमला कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? वकीलों ने धरना दे दिया। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे खेल मतलब आप खेल वाला पेज पढ़ते हैं तो इसी प्रकार के न्यूज होते हैं। मोदी जी ने ये कहा, योगी जी ने ये कहा, उस पर आप 1 घंटे का समय देते हैं। आप नोट्स पे क्यों नहीं समय देते हैं? 1 घंटे का तो कम से कम अगर जो आपने नोट्स दिया, नोट्स 1 घंटे आपने रोज पढ़ा ना दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन नोट्स भी तभी पढ़िए जब कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट पढ़े नोट्स भी समझ में नहीं आता। तो एप्लीकेशन पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर नोट्स को रोज 1 घंटे पढ़ना है। टेस्ट सीरीज वहां पे दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए, देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उस गलती को सुधारिए। प्रीवियस ईयर को दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर को पढ़िए, करंट में करा दूंगा और आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और वैलिडिटी आपको आपकी लाइफ टाइम है, इट मीन्स एक बार एडमिशन लेते हैं तो हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन के लिंक को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं कि Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ABC। उत्पादन फलन का उदाहरण क्या है? Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ABC। ABC क्या है भाई? ABC क्या है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ABC में एक हो जाएगा श्रम, दूसरा हो जाएगा पूंजी और तीसरा हो जाएगा साहसी। फंक्शन ऑफ श्रम, पूंजी और साहसी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल में फर्मों द्वारा अर्जित अपसामान्य लाभ में हितोहित हो जाने का कारण है। बिल्कुल ठीक है,
हिंदी न्यूज़पेपर तो यार देखिए मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, किसी को भी नहीं बोलता हूँ। हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़िए ही नहीं, है ना? आपको लगता है करंट पढ़ना है तो भाई मंथली जो करंट की किताब आती है वो कितने पन्ने की होती है? मंथली वाले कितने पन्ने की होती है? बहुत होती होगी 50 से 60, उसको पढ़ लीजिए, है ना? उसको पढ़ लीजिए। 50 से 60 पन्ने की किताब आती है मंथ में, अगर जो आपको पढ़ने की इच्छा है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम पेपर से करंट तैयार कर रहे हैं। पेपर से करंट कभी नहीं तैयार कर पाएंगे, वो भी जो हिंदी माध्यम का पेपर आता है, ठीक है? तो इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल में फर्म द्वारा अर्जित अपसामान्य लाभ में हितोहित हो जाने का कारण क्या है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश के प्रभाव के कारण। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल में फर्म द्वारा अर्जित अपसामान्य लाभ में हितोहित मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्म होता है उसे असाधारण यानी बहुत ज्यादा लाभ क्यों नहीं मिल पाता है? इसीलिए नहीं मिल पाता है कि भैया किसी को लगता है कि ये तो बहुत लाभ कमा रहे हैं, तो जब ये लाभ कमा रहे हैं तो हम भी इन्हीं प्रकार का काम करेंगे, इन्हीं प्रकार की वस्तुओं को उत्पादित करेंगे जो रंग आकार में इन्हीं के प्रकार का होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि समरूप वस्तुएं आ जाती है। जब समरूप वस्तुएं हो जाएंगी भैया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सभी फर्मों को समान रूप से लाभ मिलने लगेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि पूर्ण प्रतियोगिता श्रम बाजार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए थोड़ा आराम से बताइएगा। कुछ कुछ छात्र तो न्यूज़पेपर 2-2 घंटे पढ़ के कहते हैं हमने 2 घंटे पढ़ाई किया है। कुछ कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के फिर चर्चा करते हैं कि ये पार्टी ऐसे, वो पार्टी ऐसे, इन्होंने ये कहा, वो कहा। वो ज्ञान लेते हैं और फिर कहते हैं 2 घंटे पढ़े हमने करंट तैयार कर लिया। चलिए, तो इस तरीके से करंट नहीं तैयार करना है ना। चलिए बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं क्या सभी लोग? डी बोल रहे हैं क्या जितने लोग भी डी बोल रहे हैं आप ठीक बोल रहे हैं। देखिए सर, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होते हैं? बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सबको होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार को का ज्ञान सबको है। आपको भी पता है 5 रुपए में बिस्किट मिल जाएगा, 10 रुपए में साबुन मिल जाएगा, तो आप उसी क्वांटिटी और उसी क्वालिटी के बिस्किट 6 रुपए में क्यों खरीदेंगे? उसी क्वांटिटी और उसी क्वालिटी का साबुन आप 12 रुपए में क्यों खरीदेंगे? ठीक है। तो भाई क्रेता विक्रेता सबको पता है कि बाजार में प्रचलित मूल्य क्या है, और श्रमिक जो है उनको भी पता है कि हमको मजदूरी कितना मिलना चाहिए। ठीक है, अर्थात हमें मजदूरी हमारी सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलनी चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं कि मजदूरी दर बराबर होती है श्रम के सीमांत उत्पादन कीमत के बराबर होती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता तथा दीर्घकाल में एक फर्म के संतुलन में क्या होता है भाई? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? अब इसमें कौन कह रहा है यूपीएससी की जो तैयारी करता है उसको न्यूज़पेपर पढ़ना है? यहाँ पे जितने लोग हैं कौन यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी करेगा भाई? मैक्सिमम लोगों की एज खत्म हो चुकी होगी। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितने लोग हैं मैं यही मान के चलता हूँ कि अब आप यूपीएससी नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब आप लोग की एज ही नहीं होगी। हाँ, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी एज होगी। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पूर्ण प्रतियोगी तथा दीर्घकाल में एक फर्म के संतुलन में क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। कि देखिए सर जी, औसत औसत लागत बराबर होती है कीमत के, कीमत बराबर होती है सीमांत आय के, और सीमांत आय बराबर होती है सीमांत लागत के। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए आर
इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो औसत लागत, सीमांत आय और सीमांत लागत सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगला समरूप लागत स्थितियों वाले पूर्ण प्रतियोगी उद्योग की तुलना में एक अधिकारी क्या करेगा। अब यहाँ पे आपके कंसंट्रेशन और ध्यान की जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ लिया है, यहाँ पे आपने एकाधिकार पढ़ लिया है, और पेपर में ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है कि एकाधिकार की प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बात आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि समरूप लागत स्थितियों वाले पूर्ण प्रतियोगी उद्योग की तुलना में एकाधिकारी क्या करता है, तो एकाधिकारी कम मात्रा में उत्पादन करता है। क्यों कम मात्रा में उत्पादन करता है, क्योंकि एकाधिकारी का भैया क्या होता है, मूल उद्देश्य ही यही होता है कि हमको क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट को जितना मार्केट में मांग है उससे कम ही उतारना है। अर्थात मांग हमारे प्रोडक्ट की क्या होगी, अगर जो ज्यादा होगी और हम कम पूर्ति करेंगे तो ऐसी स्थिति में अपने वस्तुओं की कीमतों को ऊंचा करके मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, तो इजी सी बात है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, वैगनर के वर्धमान राजकीय क्रियाकलापों के नियम के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है। बिल्कुल ठीक है, फिर आपको वहीं भी याद आना चाहिए कि एक अधिकारी एक बार में या तो उत्पादन को या तो कीमत को, दोनों को एट टाइम एक ही बार में वो क्या करेगा कि मतलब उसमें परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न ये रहा सर, बता दीजिए कि वैगनर के वर्धमान राजकीय क्रियाकलाप के नियम के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है। कौन सी बातें प्रासंगिक है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर ठीक है। जितने भी बी बोल रहे हैं सब क्या है, बी वालों के लिए क्या होनी चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। अगर जो आपको वैगनर साहब का वर्धमान राजकीय क्रियाकलाप का नियम नहीं आ रहा है तो सीरियस कंसर्न में बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए, मेहनत करके पढ़ना चाहिए। वैगनर साहब क्या कहते हैं, वैगनर साहब यार बच्चों वाली बात बोलते हैं, कहते हैं कि देखिए जब क्या होता है कि कोई राज्य है उसमें आर्थिक क्रियाकलाप होती है, आर्थिक क्रियाकलाप। अब आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है कि मांग और पूर्ति, मतलब क्या करते हैं लोग वस्तुओं की मांग को करते हैं, मांग बढ़ाते हैं, मांग में भी वृद्धि हो रही है और वस्तु के पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है। अर्थात क्या हो रहा है, अर्थात क्या हो रहा है कि उत्पादन का स्तर भी बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को, ध्यान से। अब देखिए अब बदल रहा है उत्तर, अब बदल रहा है बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा कि अगर जो, ध्यान से समझिए, उन्होंने ये कहा कि अगर जो सरकार सार्वजनिक व्यय करेगा, सरकार क्या करेगा, सार्वजनिक व्यय अगर जो करेगा तो ऐसी स्थिति में आर्थिक क्रियाएं क्रियाशील होंगी, मांग और पूर्ति क्या होगा, क्रियाशील होगा। मांग बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ेगा, अर्थात उत्पादन का स्तर बढ़ता चले जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, राष्ट्र जो होगा वो आर्थिक विकास पे क्या होने लगेगा, आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होने लगेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर उत्तर बिल्कुल ठीक है कि सरकार की गतिविधियों की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है कि वे गहन रूप से तथा विस्तारित रूप से बढ़ता है। तो वैगनर साहब ने एक बार एक लाइन की बात कही है, आसान सा, कभी भी भूलिएगा नहीं कि वैगनर साहब ने देखिए ये कहा कि सरकार अगर जो सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था में बढ़ाएगी, अर्थात सार्वजनिक व्यय का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अगर जो गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो इससे क्या होगा, मांग व पूर्ति क्रियाशील होगा, लोग मांग ज्यादा करेंगे और मांग ज्यादा होगा तो पूर्ति भी होगा, अर्थात उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इससे राज्य की में क्या होगा, आर्थिक क्रियाकलाप स्टार्ट हो जाएगा।
और राज्य आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वाइजमैन, पिकाक और वैगनर, इसमें क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। वैगनर, वाइजमैन और पिकाक में कंफ्यूजन होता है। चलिए अगला प्रश्न। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम रहती है। जितने लोग लाइव रहते हैं उतना भी लाइक और शेयर नहीं रहता है। क्या बोल रहे हैं सर? बुकानन साहब की बात करें तो बुकानन साहब किससे जुड़े हैं सर? बहुत सारी विविधता आ रही है। बुकानन साहब जो हैं वो भैया लोक विकल्प के सिद्धांत से जुड़े हैं ना। बुकानन साहब लोक विकल्प के सिद्धांत से जुड़े हैं। फिंडले सिराज साहब के बारे में आप लोगों ने जानते ही होंगे कि लोक व्यय के अंतर्गत इन्होंने 4 नियम दिए थे। लर्नर साहब ने किसकी बात की थी भैया? चलिए बताइए। लर्नर साहब ने कार्यात्मक वित्त की बात की थी, ठीक है। और भार्गव साहब ने संघीय वित्त की बात की थी, ठीक है। बलजीत सहाय ने कार्यशील वित्त की बात की थी, ठीक है। लर्नर के साथ एक और अर्थशास्त्री को मैं बार बार बताता हूं कि कार्यात्मक वित्त के संदर्भ में लर्नर के साथ साथ एक और अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम याद रखिए। कमेंट करके बताइए वो कौन से महानुभाव हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि देखिए सर बुकानन साहब जो है ये लोक विकल्प के सिद्धांत से संबंधित है। फिंडले सिराज साहब ने लोक व्यय के संदर्भ में 4 नियम दिए थे और भार्गव साहब संघीय वित्त से संबंधित हैं। लर्नर साहब कार्यशील वित्त से संबंधित हैं और सॉरी कार्यात्मक वित्त से संबंधित हैं और कार्यशील वित्त से संबंधित बलजीत साहब हैं, ठीक है। अगला, बिल्कुल ठीक है। हाँ, किन्स साहब। लर्नर साहब के साथ आपको याद रखना है, इनके साथ लर्नर साहब ने जो कार्यात्मक वित्त की बात की है, ठीक है। कार्यात्मक वित्त की जो बात करते हैं इन्हीं के साथ आपको किन्स को भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी किन्स भी पूछे जाते हैं। कार्यशील वित्त जो होगा वो बलजीत साहब होंगे, ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आराम से, थोड़ा सा धैर्य से, थोड़ा आराम से, थोड़ा सा धैर्य से। चलिए भाई, क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? चलिए देखते हैं। भारत के पब्लिक सेक्टर ने स्वस्थ औद्योगिक आधार के विकास में सहयोग दिया है। देयर इज नो डाउट, 100% सही है भाई। ये तो बच्चों वाली बात है कि जो भारत का पब्लिक सेक्टर है इसने स्वास्थ्य औद्योगिक आधार के विकास में क्या दिया है? बिल्कुल सहयोग दिया है। और पब्लिक सेक्टर राज्य के नियंत्रणाधीन होता है, बिल्कुल ठीक है। और समुचित नीति तैयार करने और वित्तीय तथा अन्य सहयोग देने में राज्य की भूमिका से पब्लिक सेक्टर को बहुत मदद मिलता है। बात दोनों ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। ए और आर दोनों सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। डाल्टन साहब आ गए। सामाजिक कल्याण का सिद्धांत दिया था ना, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। क्या बताया था? कमेंट करके बताइए। और देखिए, जब एग्जाम या तो कोई एग्जाम बीत जाता है या एग्जाम जब करीब उतना नहीं होता है ना तो संख्या बहुत कम हो जाती है। और जब एग्जाम करीब आता है ना तो लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि कोई जादू कर दे इनके ऊपर कि इनका सिलेक्शन हो जाए। भैया जादू से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, एक सीधी सीधी बात समझिए। और जो सफलता व्यक्ति प्राप्त करता है ना, जो भी सफलता प्राप्त करता है वो बहुत दिनों की मेहनत होती है, वो लगातार बहुत दिनों का प्रयास होता है, वो लगातार बहुत महीनों का प्रयास होता है। तो अगर जो आपको ये लगता है कि 2 महीना पढ़ के 1 महीना पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे तो ऐसा मुश्किल है भाई। लगना पड़ेगा, कंपटीशन का दौर है, आपको लगना पड़ेगा। पहले आपको उन लोगों से कंपटीट यहाँ पे करना पड़ेगा जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं। और जिंदगी आपको कभी सरप्राइज नहीं देगी। एक बात लिख के रख लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा।
अगर जो आज मेहनत करेंगे तभी कल जा करके सब ठीक होगा। अगर जो आज आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आज जो स्थिति है इससे भी बुरी कंडीशन भविष्य में आ सकती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यार चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सब कुछ कभी नहीं ठीक होगा। जब तक आज प्रयास नहीं करेंगे, आज मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको लाइफ कोई जिंदगी कोई सरप्राइज नहीं देगी कि उठे उठे और आपकी नौकरी लग गई। मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, रोज पढ़ना पड़ेगा। अरे पढ़िए तो सही, चलिए मैं मानता हूँ कि आपने इतना पेपर अच्छा कर दिया कि आपका सिलेक्शन वही हो जाएगा, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक पढ़िए। तो जब तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में ना हो तब तक पढ़ाई मत छोड़िए, रोज पढ़िए, रोज मेहनत करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए कि डाल्टन के अनुसार सकल सामाजिक लाभ अधिकतम हो जाता है तब रोपण और व्यय को उस बिंदु तक ले जाया जाता है जहां पे, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कि सीमांत सामाजिक कुर्बानी जो होती है वो सीमांत सामाजिक लाभ के बराबर होती है। मतलब क्या बोलते हैं डाल्टन साहब कि समाज को सबसे ज्यादा लाभ कब होगा, जब कर की त्याग बराबर होगी कर के लाभ के, ठीक है, अर्थात जो सीमांत त्याग होगी वो बराबर होगी सीमांत लाभ के। सीमांत त्याग कौन दे रहा है, त्याग कौन कर रहा है, जो टैक्स पेयर है, और लाभ किसको मिल रहा है, जिसके पास गवर्नमेंट पैसा पहुंचा रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, ऋणार्थ प्रबंध की नीति की इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इससे निम्नलिखित में से एक कारक अधिकतम प्रभावित होता है। अक्षय जी कह रहे हैं कि आपकी बात सही है सर, लेकिन जब तक किस्मत ना ठीक हो तब तक सफलता नहीं मिलती है। देखिए आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और किस्मत की बात ना करें तो ज्यादा ठीक होगा, ठीक है। किस्मत कहाँ कहाँ आपकी रूठी रहेगी, कहाँ कहाँ रूठी रहेगी। कंप्यूटर को पढ़ा है, नौ परिवर्तन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नौ परिवर्तन पढ़ा है ना, क्या कहते हैं कंप्यूटर साहब, कहते हैं भैया आप ऐसी आइडिया लाइए जो आज के पहले किसी ने नहीं लाया, आप करोड़पति बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यार कि किसी एक चीज पे आप स्टक हैं, मान लीजिए वहां से नई चीजें ठीक हो रही हैं, आप मेहनत तो करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अलग अलग चीजों को ट्राई करते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करिए, आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। अलग 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 तरीके से चीजों को ट्राई करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न। और बहुत सारे लोग को जैसे लगता है कि यार 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए। प्राइवेट सेक्टर में लोग 20-20 साल नौकरी करते हैं, 25-25 साल करते हैं, 30-30 साल करते हैं, और जब उनकी जवानी ढल जाती है ना तो फिर वो किसी काम लायक नहीं होते हैं, ना उनके पास सेविंग होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 100% तो लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अपनी मतलब जब तक उनके अंदर ऊर्जा थी तब तक काम किए, और बाद में क्या हुआ कि कुछ नहीं मिला, कंपनी ने एक दिन कहा कि जाओ तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो यार समय तो हर जगह लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक बार नौकरी मिल जाएगी यार तो जिंदगी सुधर जाएगी। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि हिनार्थ प्रबंध की नीति की इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इससे निम्नलिखित में से एक कारक अधिकतम प्रभावित होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल ठीक है भैया। हिनार्थ प्रबंध को हम और क्या बोलते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, ठीक है। घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार की आय कम होती है लेकिन सरकार अपने आय से ज्यादा व्यय अर्थव्यवस्था में करता है, और सरकार जब ज्यादा व्यय करता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि आती है, जब क्रय शक्ति में वृद्धि आती है तो लोगों के मांग में वृद्धि आती है, और जब मांग बढ़ती है और उस अनुरूप पूर्ति नहीं हो पाता है तो वस्तुओं की कीमतों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, राजकोषीय नीति का तात्पर्य है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, चलिए थोड़ी सी बात ज्यादा हो जाती है लेकिन यार कभी भी ना, पता है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। आज नहीं कुछ है कोई बात नहीं,
कल होगा। ये आत्मविश्वास अपने अंदर रखे रहिए कि चलो आज नहीं हुआ कल करेंगे, लेकिन करेंगे, 100% करेंगे। 100% में 1% भी कमी नहीं होनी चाहिए आत्मविश्वास के अंदर। आज नहीं तो क्या कल होगा। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, होगा, जरूर होगा। ठीक है, 100% आत्मविश्वास रखे रहिए अपने अंदर, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि राजकोषीय नीति का तात्पर्य क्या है। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या होगा भैया कि सरकार की आय होती है और सरकार का व्यय होता है। तो सरकार आय कहाँ से प्राप्त करती है, कर लगा करके, टैक्स लगा करके, और सरकार व्यय कहाँ पे करती है, सरकारी व्यय पे, देश की आधारभूत संरचना पे। तो ये राजकोषीय नीति में सरकार के आय और व्यय का ही तो लेखा जोखा होता है ना। तो आय क्या हो जाएगा, करारोपण, और सरकारी व्यय सरकार का व्यय हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगला कि शून्य आधारित बजट बनाने का प्रमुख गुण क्या है। शून्य आधारित बजट बनाने का प्रमुख गुण क्या है, शून्य आधारित बजट। तो शून्य आधारित बजट, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या हो, शून्य हो। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। शून्य आधारित बजट का मतलब यह है कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या हो, शून्य हो। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होगा, क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय के जो मितव्ययता होता है उसमें कमी आती है, क्योंकि सरकार अपने आय और अपने व्यय को एक तरीके से बराबर रखने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से अपव्यय गवर्नमेंट नहीं करती है। पता चले आप ऋण ले रहे हैं, टैक्स ज्यादा लगा दे रहे हैं और आप व्यय बहुत ज्यादा कर दे रहे हैं और उसका कोई बहुत ज्यादा लाभ भी नहीं मिल रहा है, तो घाटे की वित्त व्यवस्था इसमें क्या होती है, शून्य होती है। क्योंकि सार्वजनिक ऊपरी व्यय जो होता है वो बिल्कुल न्यूनतम होता है। अगला, सरकार की चालू राजकोषीय स्थिति का बेहतर संसूचक कौन सा है। बिल्कुल ठीक है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, बच्चों वाली बात है, छोटे से बच्चों वाली बात। कौन बता रहा है, सभी लोग बता रहे हैं। सरकार की चालू राजकोषीय स्थिति का बेहतर संसूचक कौन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर, डी बोल रहे हैं, और कोई, बिल्कुल। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर क्या ठीक होगा, थोड़ा आराम से करिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, प्राथमिक घाटा, बार बार बोलता हूं लिख लिया करिए, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है, राजकोषीय घाटा, और उसमें से हम क्या घटा देते हैं, ब्याज को घटा देते हैं, ब्याज दर को। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये प्राथमिक घाटा होगा। तो याद रखिएगा कि सरकार की चालू राजकोषीय स्थिति का बेहतर संसूचक जो होने वाला है वो है दोस्तों प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने न्यूनतम कराधान का सिद्धांत दिया, किसने न्यूनतम कराधान का सिद्धांत दिया। न्यूनतम कराधान सिद्धांत का मतलब क्या, किसने कहा कि नहीं सर देखिए आप टैक्स इतना लगाइए कि लोगों की त्याग कम से कम हो। ठीक है, ये खास करके जो हमारे पारंपरिक अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि देखिए टैक्स बहुत कम लगाइए, बहुत कम से कम टैक्स लगाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जीएसटी के अंतर्गत 5 दरें पाई जा रही हैं। मैक्सिमम दर कितनी है, 28% की है, और न्यूनतम दर कितनी है, 5% की है। यही तो है ना। तो अगर जो 100 रुपए में से कोई 28 रुपए दे दे रहा है टैक्स के रूप में, तो ये क्या है, उसके लिए दिक्कत है ना। 18% की दर है,
तो ऐसी स्थिति में भैया 100 रुपए में से 18 रुपए कोई टैक्स दे रहा है, तो उसके लिए ज्यादा है ना ये। तो किसने कहा कि न्यूनतम कराधान का सिद्धांत किसने दिया? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जेबी से बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जेबी से साहब ने कहा कि देखिए भैया, आप कम से कम टैक्स लगाइए लोगों के ऊपर। कम से कम टैक्स लगाएंगे तो लोग क्या करेंगे कि निवेश ज्यादा करेंगे और अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति क्रियाशील रहेगी। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की? चलिए भाई बताइए, थोड़ा सा सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, जो मुझे सुना होगा पिछले क्वेश्चन में वो बड़े आराम से कर पाएगा, जो नहीं सुना होगा वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भैया देखना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की? तो किया था दोस्तों न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत, जेबी साहब ने जो दिया था। उन्होंने कहा था कि भैया सरकार को कम से कम टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या कि अधिकतम सामाजिक लाभ का नियम संबंधित है। समाज को अधिकतम लाभ कब होगा भाई? समाज को मैक्सिमम लाभ कब होगा? आप कहेंगे कि सर समाज को अधिकतम लाभ तब होगा जब सरकार कर के माध्यम से आय प्राप्त करेगी, और जब सरकार के पास आय हो जाएगा, सरकार के पास पैसा हो जाएगा, तो सरकार क्या करेगी? सार्वजनिक व्यय। सरकार क्या करेगी? व्यय करेगी। कहाँ पे? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, बिजली पे। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों अधिकतम सामाजिक लाभ के नियम से। मतलब समाज को लाभ क्या हो रहा है? अधिकतम हो रहा है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब जैसे जो लोग गरीब हैं, आवास योजना के अंतर्गत वो लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से पैसा, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी सैलरी किसी दूसरे देश से तो ला नहीं रही है, वो हम ही से और आपसे टैक्स गवर्नमेंट ले रही है। हो सकता है गवर्नमेंट हमसे आपसे टैक्स ले रही हो सकता है गवर्नमेंट ऋण ले रही हो। तो भाई उसी से गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त हो रहा है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि व्यय कर रही है गरीबों के ऊपर, ताकि गरीबों का भी कल्याण हो जाए। तो जैसे आप टीचर बन जाएंगे तो आपको जैसे पीजीटी में हो जाएंगे तो आपको राज्य सरकार क्या करेगी? सैलरी देगी। लेकिन राज्य सरकार मतलब हमारे अगर जो मुख्यमंत्री जी की बात की जाए तो वो किससे सैलरी मांगने जाएंगे? वो किससे मांगने जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो किसी दूसरे देश से लाएंगे। वही जो हम ही लोग का पैसा है यही सबको वितरित होता है। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सभी लोग को पैसा यही टैक्स वाला है, ऋण वाला है, और कौन सा पैसा है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। हम लोग तो कह देंगे राज्य सरकार से कि चलिए हमारा हमारा सैलरी दीजिए। वो कहाँ से मांगेंगे भाई? वो टैक्स ले रहे हैं इतना सारा, वहीं से मैनेज करेंगे। चलिए क्या उत्तर होगा? अग्र अंतरणशील कर प्रभावित करेगा। खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर याद रखिएगा। ठीक है, एक लाइन में बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर याद रखिएगा। एक होता है दोस्तों अग्र अंतरणशील कर, और दूसरा होता है पश्च अंतरणशील कर। ठीक है, पश्च अंतरणशील कर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर जो एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, एक कंपनी जो है वो कपड़ा बना रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया
कि इस कपड़े बनाने वाली कंपनी के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अब इनके टैक्स की मात्रा में इन्होंने कपड़ा बनाने वाली कंपनी के ऊपर क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स डाल दिया कि अब आपको टैक्स ज्यादा देना है। तो अब ये जो कपड़ा का बनाने वाली कंपनी का जो मालिक है ना, अब ये अपना दिमाग लगाएगा और दिमाग लगा करके क्या कहेगा, कहेगा कि देखिए भैया, हम टैक्स तो दोनों तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, आगे भी पीछे भी। आगे का मतलब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्स्ट्रा मान लीजिए 5 रुपए टैक्स लगाई है, इस 5 रुपए को हम विक्रेता से ले लेंगे, सॉरी क्रेता से ले लेंगे, मतलब उपभोक्ता से ले लेंगे जब लोग खरीदेंगे तो। जैसे आप लिवाइस के शोरूम में गए तो लिवाइस का जो जींस है वो क्या हो गया, उसकी कीमत बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में ये जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है ना, ये अग्र अंतरणशील कर का मतलब ये है कि ये विक्रेता से कर लेगा, ठीक है, जब आगे वस्तुओं को बेचेगा तब, ठीक है, यहां से वस्तुएं आगे जाएंगी तभी तो बिकेगा। लेकिन फिर वहीं वो दूसरी तरफ जब ये कपड़ा बना रहा है तो जहां से कच्चे माल, कपड़ा के जो कच्चे माल खरीदता है उनसे कहेगा कि देखिए भैया, हम अब हमारी उत्पादन लागत बढ़ रही है, तो अब ये जो टैक्स बढ़ाया गया है इतना कम हम आपको कीमत देंगे। तो ये क्या होगा, ये पश्च अंतरणशील हो जाएगा और ये अग्र अंतरणशील हो जाएगा। तो अग्र अंतरणशील का मतलब क्या होगा, सॉरी क्रेता होना चाहिए, सॉरी क्रेता के ऊपर, ठीक है, क्रेता मतलब जो उपभोग करेगा वो ये टैक्स जमा करेगा। तो अगर जो कंपनी कपड़े पे टैक्स, अगर जो किसी कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कपड़ा की कंपनी है, तो कपड़ा की कंपनी आगे क्या कर देगी, टैक्स शिफ्ट कर देगी, अर्थात क्रेता के ऊपर शिफ्ट कर देगी। इसे अग्र अंतरण कर दिया जाएगा। और पश्च अंतरण का मतलब ये है कि ये पीछे शिफ्ट कर देगी जहां से कच्चे माल ले रही थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला करारोपण का उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना क्रेता के ऊपर। अगला चलिए, करारोपण का निम्नलिखित में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ भाई, बहुत सारे लोग का व्रत है आज, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग का व्रत है भाई, बहुत अच्छी बात है। और घर में जो भी पुरुष है उनके लिए अलर्ट है कि आज थोड़ा सा ठंडे दिमाग से और शांति से घर पे रहिएगा, है ना, क्योंकि आज बहुत कठिन व्रत होता है ना। चलिए, बहुत लोग पानी भी नहीं लेते हैं, तो बहुत कठिन व्रत होता है। तो जो पुरुष हैं उनके लिए अलर्ट है, सुरक्षित रहें, घर पे ही रहें लेकिन सुरक्षित रहें। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि करारोपण का निम्नलिखित में से किस पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आय के वितरण में असमानताओं को कम करना। बिल्कुल ठीक है, सरकार अगर जो आपसे कर लेगी, अमीर लोगों से कर ले करके गरीबों तक सरकार लाभ पहुंचाती है, तो इससे क्या होगा कि गरीब तबका जो होता है वो भी ऊपर उठता है, तो आय में क्या होती है, असमानता दूर होती है। अगला, करारोपण के प्रसारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई, चलिए, करारोपण में प्रसारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जी बोल रहे हैं, क्या होता है सर, प्रसारण सिद्धांत होता क्या है, कमेंट करके बताएंगे आप मुझे, होता क्या है ये। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं मैन्सफील्ड तथा कनार्ड, सभी लोग का उत्तर ठीक है। आसान भाषा में याद रखिएगा कि करारोपण का प्रसारण सिद्धांत ये बताता है कि जब जब सरकार जो है वो टैक्स लगाती है, ठीक है, या सरकार क्या करती है,
टैक्स बढ़ाती है या सरकार कोई भी टैक्स लगाती है तो वो सारे टैक्स धीरे 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 करके समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू हो जाते हैं। अर्थात गवर्नमेंट ने क्या किया कि जीएसटी लाया, तो जीएसटी जो होगा वो धीरे 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 समाज के सभी वर्गों पे क्या होने लगेगा, लागू होने लगेगा। तो करारोपण का प्रसारण सिद्धांत ये बताता है कि गवर्नमेंट अगर जो कोई टैक्स लगाएगी तो ऐसी स्थिति में जो टैक्स होगा वो स्वतः ही समाज के सभी वर्गों में प्रसारित होने लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इसके लिए कोई अतिरिक्त कार्य गवर्नमेंट को नहीं करना होगा। अगला, और सही बात भी है भाई, जीएसटी लगाया गया तो जीएसटी लगाया गया तो भैया उससे तो अमीर भी जीएसटी दे रहा है, गरीब भी जीएसटी दे रहा है, सभी लोग दे ही रहे हैं ना। कुछ लोग कहेंगे सर जी हम जीएसटी नहीं देते हैं, कोई सामान नहीं खरीदते हैं। अब जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा वो कहेगा हम जीएसटी कहाँ देंगे, वो कहता है हम जीएसटी कहाँ देंगे। अरे भाई कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो उस पर जीएसटी लग रहा है। अब तो रेस्टोरेंट में आप कॉफी पीने जाइए, 100 रुपए की कॉफी है तो उस पर 5-10 रुपए जीएसटी भी लग जा रहा है। अगर जो 2 कॉफी पीजिए 200 रुपए कॉफी का हो गया और उस पर 10-10, 20-20 रुपए आप क्या कर लीजिए, जीएसटी जोड़ लीजिए। एक बाटल पानी लेंगे ही लेंगे, मतलब बड़े आराम से 300 रुपए 2 कॉफी में आपके खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सारा खेल किसका है, जीएसटी का है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि मद की मांग अलोचशील और पूर्णतः लोचशील हो। अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही विस्तार से बताया था कि जब लोचदार होगा तो विक्रेता वहन करेगा, क्योंकि विक्रेता को इस बात का टेंशन होगा कि हमारे उपभोक्ता किसी और के पास न चले, और जब बेलोचदार होगा तो क्रेता वहन करेगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में क्रेता को क्या करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि करारोपण में ऊर्ध्व समता का क्या अर्थ है। ऊर्ध्व समता एक होता है भैया ऊर्ध्व समता और दूसरा होता है क्षैतिज समता। ठीक है, एक होता है ऊर्ध्व समता और दूसरा होता है क्षैतिज समता। ठीक है सर, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि अलग अलग आय समूहों के लोगों पर अलग अलग कर लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप क्या करते हैं, आयकर हो गया, इनकम टैक्स हो गया। भैया जिसकी आय बहुत ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, जिसकी आय कम है उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा। ठीक है, आपके आय के आधार पे आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और क्षैतिज समता का मतलब क्या होता है कि समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से टैक्स लगाया जाएगा। जैसे 5 रुपए का आप पार्ले जी खरीदते हैं, 10 रुपए का लाइफ बॉय खरीदते हैं, 10 रुपए का आप क्या बोलते हैं कि लक्स खरीदते हैं, तो ये क्या हो रहा है कि अमीर भी 10 रुपए का साबुन खरीदेगा तो उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना टैक्स एक गरीब व्यक्ति को देना पड़ रहा है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक नई वित्त पोषण एजेंसी सूक्ष्म एवं लघु व्यापार के लिए वित्त मुहैया कराती है। खूबसूरत सा प्रश्न है, अगर जो आप ये प्रश्न मुझे बताएंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर वही कर पाएंगे जो अच्छे से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ें। और दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते रहिए, नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर को पढ़िए, करंट पढ़िए, इतना वहां पे करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बस ईमानदारी से आप पढ़िए। अलग अलग बैच चल रहे हैं, अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल 2000 रुपए है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो आपको एडमिशन लेने के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के
एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, मुद्रा बोल रहे हैं सर, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा देख लूं कितने लोग मुद्रा बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैं देख लूं कितने लोग मुद्रा बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है भाई? मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? 8 अप्रैल 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किया था। 8 अप्रैल 2015 में मुद्रा की शुरुआत हुई थी। 8 अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है। और ये मुद्रा क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। ये मुद्रा क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। और इसका विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? मुद्रा है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नई वित्त पोषण एजेंसी सूक्ष्म एवं लघु व्यापार के लिए वित्त मुहैया करा रही है? तो सूक्ष्म एवं लघु व्यापार के लिए जो वित्त मुहैया करा रही है, एक नई संस्था बनाई गई है जो 8 अप्रैल 2015 में शुरुआत होती है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है। तो ये एजेंसी सूक्ष्म एवं लघु के लिए व्यापार के लिए वित्त मुहैया करा रही है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला चलिए देखिए, जो लोग धैर्य बना करके पढ़े होंगे उनको कुछ नया सीखने को मिला होगा, जो भग गए होंगे उनको क्या मिलेगा? वो मुद्रा कभी नहीं टिक करेंगे। अगर जो ये प्रश्न पेपर में आ जाएगा और प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं, चाहे नहीं जानते हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर वो चाहे कुछ भी कर लें, पूरे 2 घंटे में इस प्रश्न का उत्तर वो ठीक नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा सेशन देखा करिए, पूरा सेशन देखा करिए। चलिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लास जो है, अंकु मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर क्लास कब से चलता है? अंकु मिश्रा जी, क्लास जो है 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। 7 बजे से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ और 8:50 तक आप लोगों की क्लास होती है। मतलब नियर अबाउट 2 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे से थोड़े से कम की। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर ज्ञात कीजिए और ये बताइए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की मुख्य विशेषता क्या है? अब अगर जो आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में पढ़े होंगे, जो कि मैंने एप्लीकेशन पे सविस्तार से पढ़ा है, तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। नई कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे फिर। चलिए, कि आरआरबी सामान्यतः सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों के रूप में प्रायोजित बैंक द्वारा स्थापित किए गए हैं। 100% ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो है वो आरआरबी केवल लघु एवं सीमांत किसानों, ग्रामीण शिल्पकारों एवं कृषि श्रमिकों को ऋण व अग्रिम सीधे देते हैं। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और आरआरबी का कार्य क्षेत्र राज्य में एक या ज्यादा जिलों के निश्चित क्षेत्रों तक सीमित रहता है। ये भी बात सही है। और आरआरबी के उधार देने की दरें सहकारी समिति की बात नहीं होती। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, 1 2 3 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, क्लास जो होती है वो आप लोगों की रोज होती है, केवल संडे को बंद रहता है, अदरवाइज रोज क्लास होती है ना? चलिए भैया, अगला प्रश्न कि कालक्रम के अनुसार आपको बताना है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1969 में कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये जो 14 बैंक थे, ये एकाधिकार के रूप में कार्य कर रहे थे। अर्थात ये व्यापार में
सॉरी, ये उद्योगों के लिए तो ऋण दे रहे थे, ये उद्योगों को ऋण दे रहे थे, लेकिन कृषकों को ऋण नहीं दे रहे थे, कृषि क्षेत्र में ऋण नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि कृषक हमारा ऋण वापस नहीं करेगा। तो सरकार ने कहा कि अगर जो कृषकों को ऋण नहीं मिलेगा तो ये जो महाजन है, ये जो साहूकार है, ये बहुत इनका शोषण करेंगे। तो महाजन साहूकार के शोषण से बचाने के लिए और किसानों को आसान तरीके से ऋण देने के लिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण गवर्नमेंट ने कर दिया। और जब इनका राष्ट्रीयकरण हो गया तो इनकी प्रतिबद्धता हो गई कि अब किसानों को भी ऋण आपको देना है। ठीक है, और कोई भाई? उसके बाद क्या होता है? आयात निर्यात बैंक कहाँ पे है? ये कब आता है? 1982 में। गलती हो रही है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, नरसिम्हन कहाँ गए भैया? नरसिम्हन समिति की बात करते हैं 1991 में। और फेमा कब आता है? फेमा तो सबको पता होगा, 1999 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका उत्तर? ठीक होगा भैया, बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, 1, 4, फिर 2 और लास्ट में 3, बिल्कुल ठीक है। ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी प्रश्न अब है नहीं, लेकिन कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपका छूट जाएगा। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं, ताकि आप एक एक करके सारी क्लासेस को देख सकते हैं। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ए टू जेड इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट आपको वहां पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स को रोज पढ़ने की आदत डालिए, कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज पढ़िए। टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, देखिए तैयारी कैसे चल रही है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं, करंट आपको करवा दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जा रहा है। बस आप एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। हमारी इकोनॉमिक्स की सभी बैचेज चल रही हैं, अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, सबका अलग अलग बैच है। एडमिशन की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी व अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली आपको अपनी फीस गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो सेम नंबर नीचे आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके और डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं एक बार नंबर लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपको पता नहीं चल रहा होगा, 9415 863 873। ठीक है, 9415 863 873, यही नंबर है। इस नंबर पे आप फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। किसी को भी कोई समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। मिलते हैं कल हम लोग शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।